नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना, लेकर हाजिर हूं सुपरफास्ट बुलेटिन खबर 40, जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खास खबरें फटाफट। कारोबार, राजनीति के साथ बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के साथ ग्लोबल खबरों का हाल। शुरुआत करते हैं कारोबार से जुड़ी खबरों के साथ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सुबह डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी से शुरुआती दबाव बना। हल्की कमजोरी के साथ खुलने के बाद बाजार में दिन भर सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी ने 18,300 से 18,400 के दायरे में पूरा दिन बिताया। बैंक निफ्टी भी 44,000 के इर्द गिर्द घूमता रहा। ईसीएल के लागू होने की खबर से बैंक शेयरों पर दबाव बना। हालांकि बाजार आज की गिरावट के बावजूद स्टॉप लॉस के स्तर से काफी ऊपर है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मुनाफा वसूली हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 61,932 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक गिरकर 18,290 के करीब क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में 160 से ज्यादा अंकों की गिरावट रही। आज सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट एचडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिली और ये करीब 2.25% टूटकर बंद हुआ। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल और पावर ग्रिड भी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा तेजी बजाज फाइनेंस में रही और ये करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। एनटीपीसी, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और टाइटन हरे निशान में बंद हुए और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने जनवरी-मार्च तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का कंजो मुनाफा 1,588 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,006 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,250 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर भारतीय एयरटेल की कंजो आय 35,804 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,009 करोड़ रुपए रही और तिमाही आधार पर कंपनी का आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर बिना बदलाव के 193 रुपए रहा। कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ऑयल रिफाइनरी और मार्केटिंग कंपनी आईओसी ने चौथी तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान आईओसी का स्टैंडअलोन मुनाफा तिमाही आधार पर 448 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,060 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान जी बिजनेस ने 6,900 करोड़ रुपए का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की स्टैंडअलोन आय 2,04,000 करोड़ रुपए से घटकर 2,03,000 करोड़ रुपए रही। कंपनी की मार्जिन 6.8% के अनुमान के मुकाबले 7.6% रही। कंपनी ने 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया। देश की दिग्गज सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। क्वार्टर 4 में बैंक का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर 1,779 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,780 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 4,070 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस एनपीए 4.5% से घटकर 3.79% रहा, जबकि नेट एनपीए 0.99% से घटकर 0.89% रहा। बैंक ने 5.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। जल्द ही बैंकों पर ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस सिस्टम लागू हो सकता है। आरबीआई ने 30 जून तक बैंकों को ईसीएल लागू करने की डेडलाइन दी है। आरबीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता ने यह जानकारी दी। हालांकि बैंकों की तरफ से और वक्त की मांग की गई। बैंकों ने पूंजी जुटाने के लिए और मोहलत मांगी है। सरकार भी ईसीएल जल्दी लागू करने के पक्ष में नहीं थी। ये जो ईसीएल है इसके लिए आरबीआई ने तो अपनी डेडलाइन दे दी है, 30 जून है, मगर बैंकिंग सिस्टम अभी इसके लिए तैयारी कर रहा है। हमने आरबीआई से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये टाइम थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इसको तैयारी करने के लिए बैंकिंग को थोड़ा और वक्त लगेगा। मगर बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बारे में तैयार कर रखी है, जिनके पास में इसके प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा हैं। सो डिफरेंट जो बैंक्स हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ जर्नीज़ पे हैं और होपफुली जब एक बार रेगुलेटर ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है तो सारा बैंकिंग सिस्टम इसको क्विकली अडॉप्ट भी कर लेगा। गो फर्स्ट ने यात्रियों का उनको रिफंड देने के लिए अब एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। हालांकि पैसेंजर्स को ये रिफंड ट्रैवल एजेंट और अन्य वेबसाइट के भुगतान होने के बाद ही मिलेगा।
10 मई तक के सभी बकायों को इस वेबसाइट पर जाकर जानकारी देनी होगी। इसके बाद एयरलाइंस रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। गो फर्स्ट ने अपने पैसेंजर्स को बताया कि पोर्टल को लेकर किसी भी तरह की तकनीकी समस्या के लिए आप मेल कर सकते हैं। वर्ल्ड टेलीकॉम डे से एक दिन पहले आज टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। मोबाइल के खोने या चोरी होने की स्थिति में इस पोर्टल के जरिए उसे ब्लॉक कर सकेंगे। इस पोर्टल पर खोए फोन को ब्लॉक करने, उसे ट्रेस करने के साथ ही उसका डेटा और निजी चीजें भी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। फोन को ब्लॉक करने के साथ ही सिम कार्ड को भी ब्लॉक किया जा सकेगा। इसके साथ ही इस पोर्टल के जरिए कोई भी ये चेक कर सकता है कि किसी के नाम से कितने सिम चालू हैं। अगर आपको इसमें कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो आपने न लिया हो तो उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने चैट लॉक फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए यूजर्स किसी ग्रुप या इंडिविजुअल चैट को लॉक कर सकते हैं। इस फीचर के बाद चैट को सिर्फ आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको डिवाइस पिन या फिर बायोमेट्रिक्स लॉक का इस्तेमाल करना होगा। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस फीचर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप में नया लॉक फीचर आपकी चैट को ज्यादा सिक्योर बनाएगा। चैट एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर में होगा। इसकी वजह से नोटिफिकेशन या मैसेज का कंटेंट दिखाई नहीं देगा। विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल को लेकर पुलिस ने चेतावनी जारी की है। मुंबई साइबर पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक ये कॉल लोगों को मुसीबत में भी डाल सकते हैं। इंटरनेशनल कंट्री कोड से लोगों को व्हाट्सएप कॉल किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक पैसों के फ्रॉड की कोई शिकायत नहीं मिली। पुलिस ने लोगों को ऐसी कॉल्स को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ऐलान कल किया जा सकता है। कल बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक दल के नेता का ऐलान कर सकते हैं। आज शाम सीएम पद के दोनों दावेदार डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर जाकर मिले। दोनों नेता 50-50 फॉर्मूले से सहमत नहीं हैं। दोनों नेताओं से मुलाकात के बारे में खड़गे सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे। राहुल सोनिया से बात करने के बाद खड़गे कल बेंगलुरु जाएंगे। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया का नाम लगभग तय हो गया है। रेलवे के लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने आज देश भर के 9 ठिकानों पर छापे मारे। लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। उनके आरा और पटना आवास में एक साथ टीम ने कार्रवाई की। आरा में अंगियाव स्थित उनके आवास पर करीब 6 बजे सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम की सुरक्षा के लिए एक बस भर के सीआरपीएफ जवान भी पहुंचे। किरण देवी बालू कारोबारी अरुण यादव की पत्नी हैं। छापे के दौरान दोनों पति पत्नी घर में मौजूद थे। इसके साथ ही नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में आरजेडी से राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ये लेटर देश के 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेला के तहत दिए गए। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। पीएम ने अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद युवाओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि ये युवाओं की कड़ी मेहनत और सफलता का प्रतीक है कि 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने और नौकरी देने में केंद्र सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। देश को जल्द ही नया संसद भवन मिलने वाला है। नए संसद भवन का उद्घाटन इसी महीने के 28 मई को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भव्य आयोजन के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन हो सकता है। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी। फिर उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ 30 मई 2019 को ली थी। ज्ञानवापी कैंपस की एएसआई सर्वे की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका वाराणसी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस पर अगली सुनवाई 22 मई को होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 19 मई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। आज ही सुबह 11 बजे कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई थी।
इससे पहले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए थे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चादर चढ़ाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का भी आदेश दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने मंदिर में एंट्री करने से रोक दिया था। घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस में शिकायत की थी। आपको बताएं, मंदिर प्रबंधन के मुताबिक मंदिर में हिंदुओं के अलावा किसी अन्य धर्म के लोग नहीं आ सकते। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और करोड़ों लोगों की इस मंदिर में आस्था है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। युवाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। साथ ही देश विरोधी साजिश भी रची जा रही थी। भोपाल में हिजब उत तहरीर नाम का संगठन इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। इस संगठन से जुड़े 16 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 8 ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया था। गिरफ्तार किए गए सदस्यों से देश विरोधी दस्तावेज, तकनीकी उपकरण और कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपियों के जाकिर नाइक कनेक्शन की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल के एग्रा में अवैध रूप से पटाखा बनाने की एक फैक्ट्री में धमाके से 7 लोगों की मौत हुई। 5 लोग हादसे में घायल हुए। पुलिस ने बताया, फैक्ट्री जिस घर में चल रही थी वो पूरी तरह ढह गई और इस घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एग्रा में हुए धमाके की घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। सीएम ममता बनर्जी ने मरने वालों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए मदद की घोषणा भी की है। अब अनफिट पुलिसकर्मी असम पुलिस की रडार पर हैं। असम पुलिस मोटे पुलिसकर्मियों का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखेगी। इसके लिए उनका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स लिया जाएगा। असम पुलिस लगभग 70,000 कर्मियों की फोर्स है। अनफिट कर्मियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही कहा गया कि 3 महीने में फिट हो जाएं या फिर रिटायर हो जाएं। 3 महीने बाद सभी आईपीएस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का बीएमआई रिकॉर्ड किया जाएगा। बीएमआई ये बताता है कि आपके शरीर का वजन आपकी हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं। एक सामान्य शरीर के बीएमआई 22.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। असम के दबंग पुलिस ऑफिसर कहे जाने वाले जूनमणि राभा के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नगांव जिले में ट्रक और कार की टक्कर से जुनमणि राभा की मौत हुई। जुनमणि खुद ही गाड़ी चला रही थी। जुनमणि की मौत के बाद उनके परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत जुनमणि की हत्या की गई है। सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोप में असम पुलिस ने सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर जुनमणि राभा को आज समन किया था। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने भी ट्वीट करके घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आइए बढ़ते आगे और देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देश में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक देश में मानसून के एंट्री में देरी हो सकती है। आमतौर पर 1 जून तक केरल में मानसून की एंट्री हो जाती है, लेकिन इस बार ये 4 जून तक दस्तक देगा। मौसम विभाग ने अपने पहले अनुमान में बताया था कि इस साल देश में सामान्य मानसून रह सकता है। फिलहाल नए अपडेट में मौसम विभाग का मानना है कि 4 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। मानसून में देरी का असर खरीफ फसलों की बुआई पर दिख सकता है। साइक्लोन मोखा का पश्चिम बंगाल में असर देखने को मिला। सोमवार रात कोलकाता और साउथ बंगाल के कुछ जिलों में तेज आंधी आई जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। कोलकाता में 25 पेड़ भी उखड़ गए। आंधी के चलते कोलकाता में 12 फ्लाइट देरी से चली। तेज हवा और बारिश से राज्यों के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इस दौरान हावड़ा में 12 साल के एक बच्चे सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। तेज हवा के कारण पेड़ की डालियां टूटकर रेल पटरियों पर गिर गईं, जिसके चलते कई इलाकों में लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। हालांकि रात तक इन्हें बहाल कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आज सुबह के वक्त थोड़ी राहत मिली, लेकिन आसमान में धूल का गुबार छा गया। सुबह के वक्त एनसीआर क्षेत्र में बूंदाबांदी के बाद हवा में ठंडक जरूर महसूस की गई, लेकिन धूल भरी आंधी ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। धूल भरी आंधी के चलने के साथ वायु गुणवत्ता स्तर भी खराब हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। गुरुवार यानी 18 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की बारिश पड़ने का भी अनुमान है।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज भीषण सड़क हादसा हुआ। जिले के जहानाबाद के चिल्ली मोड़ के पास ऑटो में दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में ऑटो सवार 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। दुर्घटना के वक्त ऑटो में 14 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के हैं। ऑटो सवार कानपुर देहात के मूसानगर निवासी बताए जा रहे हैं। सभी लोग मूसानगर से जहानाबाद अपने रिश्तेदार के यहाँ पर आ रहे थे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आज सुबह एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने बताया कि हादसा सिरमौर जिले के राजगढ़ लाना चेता मार्ग में पाबोर के पास हुआ। हादसे में कार सड़क से काफी नीचे लुढ़कती हुई चली गई। कार में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पति पत्नी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। फिल्म द केरला स्टोरी को तमिलनाडु में बैन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के चलते सिनेमाघरों ने खुद ही फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि सरकार सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन सिनेमाघरों तक दर्शकों को लाने को लेकर वो कुछ भी नहीं कर सकती। अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अपनी कार छोड़कर बाइक से लिफ्ट ली। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया में आते ही वायरल हो गई हैं। बाइक राइड के दौरान दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहन रखा था। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के इस मामले में मुंबई पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। आपको बताएं, खुद अमिताभ ने बाइक सवार के साथ जो फोटो शेयर की उसमें उन्होंने और बाइक चालक दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना हुआ है। वहीं अनुष्का भी वीडियो में बिना हेलमेट पहने नजर आ रही हैं। पिछले साल सिनेमाघरों में जमकर कमाई करने के बाद अवतार द वे ऑफ वाटर अब भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रही है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मुताबिक फिल्म 7 जून को अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में OTT पर स्ट्रीम होगी। आपको बताएं, ये फिल्म इससे पहले रेंटल प्लान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। पहले इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर भी देखने के विकल्प मौजूद थे, लेकिन इसके लिए दर्शकों को करीब 850 रुपए खर्च करने पड़ते। लेकिन अब इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्राइबर फ्री में देख सकेंगे। OTT के बढ़ते चलन और बॉलीवुड की बिग बजट वाली फिल्मों के फ्लॉप होने का सीधा असर मल्टीप्लेक्स के कारोबार पर भी पड़ा है। हाल के दिनों में PVR, आइनॉक्स को करोड़ों का घाटा उठाना पड़ा। PVR को इस साल के शुरुआती 3 महीनों में 333 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले कारोबारी साल में PVR को 170 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में PVR अगले 6 महीने में खराब परफॉर्म करने वाले 50 थिएटर को बंद करने पर विचार कर रहा है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने अपनी पहली बुक लॉन्च की है। इस कॉफी टेबल बुक का नाम माई लाइफ इन डिजाइन है। इस दौरान उनके साथ शाहरुख भी मौजूद रहे। इवेंट में किंग खान ने गौरी की जमकर तारीफ की और बताया कि गौरी इन दिनों घर में सबसे व्यस्त चल रही हैं। शाहरुख खान ने बताया कि जब गौरी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया तो उन्होंने अपने दोस्तों से मदद लेने की बात कही, लेकिन गौरी ने इससे इनकार कर दिया। शाहरुख ने कहा कि 40 साल की उम्र में गौरी खान ने अपनी बदौलत बिजनेस खड़ा किया है, जो काफी बड़ी बात है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से मात देकर IPL में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम वो बन गई है। गुजरात टाइटंस के अब 18 अंक हो चुके हैं। वो पॉइंट्स टैली में टॉप पर है। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में हारने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। वहीं दिल्ली कैपिटल्स इससे पहले ही बाहर हो गई थी। अब बची हुई 8 टीमों में 3 स्पॉट के लिए लड़ाई है। IPL में ऑरेंज कैप की रेस भी दिलचस्प होती जा रही है। गुजरात टाइटंस के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला आग उगल रहा है। सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गिल ने अपने IPL करियर का पहला शतक भी ठोका। शुभमन गिल ने 58 बॉल पर 101 रन बनाए। इस पारी के दम पर गिल ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। गिल ने 13 मैचों में 576 रन बनाए। 62 मैचों के बाद ऑरेंज कैप की रेस में RCB के कप्तान फैफ डु प्लेसी 631 रनों के साथ टॉप पर बने हुए हैं। चोट से जूझ रहे इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के अंतिम लीग मैच के बाद वापस इंग्लैंड लौट जाएंगे, जिससे उन्हें अगले महीने से शुरू हो रही एशेज सीरीज की तैयारियों के लिए पूरा समय मिल सके। CSK अपना अंतिम लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 मई को खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 16 जून से शुरू होगी। स्टोक्स शनिवार दोपहर को दिल्ली के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच खेलने के बाद वापस UK लौटेंगे। इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एशेज सीरीज से बाहर हो चुके हैं।
आर्चर आईपीएल सीजन 2023 को बीच में छोड़कर घर लौट आए थे और हाल ही में स्कैन से पता चला कि उनकी दाहिनी कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। ईसीबी के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा कि जोफ्रा आर्चर के लिए ये निराशाजनक और परेशान करने वाला समय रहा है। वो कोहनी की चोट से जूझ रहे हैं और इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रखा जाएगा। इस साल होने वाले एशिया कप को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। विवाद की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर से भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने की धमकी दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजम सेठी का कहना है कि अगर भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो वो वनडे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। अमेरिका ने साफ किया है कि उनके पास करीब 1400 डिप्लॉयड परमाणु हथियार हैं। ये जानकारी अमेरिका की रूस के साथ 2011 में हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत की गई है। हालांकि रूस ने यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर इस समझौते को सस्पेंड कर दिया था। पुतिन ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वो इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आपको बताएं कि मार्च में ही रूस ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की जानकारी देने से इनकार कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहाई के खिलाफ पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सभी 13 पार्टियों के नेता और हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। इस दौरान नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान के प्रति नरमी दिखा रहे हैं, जो ठीक नहीं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जब तक वो चीफ जस्टिस हैं तब तक मुल्क में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। पिछले हफ्ते मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में रेंजर्स की ओर से पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में अशांति फैल गई थी। प्रदर्शनकारियों के हमलों के दौरान कई मौतें हुई, सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया। इसे लेकर सेना ने कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में एक 4 मंजिला हॉस्टल में आग लग गई। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 20 लोग लापता हैं। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल में 92 कमरे थे। आग बुझाने के लिए 90 फायर फाइटर्स और 20 दमकल की गाड़ियों को काम पर लगाया गया। बचाव दल ने 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनमें से 5 लोगों को हॉस्टल की छत से रेस्क्यू किया गया। आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया गया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी राज्य न्यू मैक्सिको में मास शूटिंग की वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिस वाले समेत 9 लोग घायल हुए हैं। वारदात को 18 साल के हमलावर ने अंजाम दिया था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। शूटिंग की वारदात फर्मिंगटन इलाके में हुई, जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। हमले में घायल लोगों को रीजनल मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। घायल लोगों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। खबर 40 में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।